हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉकडाउन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम इसमें ये सारा समझेंगे कि कैसे हमारे देश में अलग अलग तरह की क्रॉप्स को उगाया जाता है और कैसे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए उनको हम मैनेज करते हैं। चलिए ये शुरू करते हैं। ये 8th क्लास का साइंस का चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा क्रॉप क्या होता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहली चीज़ है इसमें व्हाट इज़ क्रॉप। क्रॉप की एक प्रॉपर डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन ये है व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल देन इट इज़ नोन एज क्रॉप। कहने का मतलब क्या है, जब सेम टाइप के प्लांट एक बहुत बड़े प्लेस, एक बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें सेम टाइप के प्लांट्स को आप उगाते हो तब आप उसको क्रॉप कहते हो। क्लियर? सेम टाइप का कोई प्लांट होना चाहिए, कुछ भी। अगर आप गेहूं की क्रॉप की बात करें तो उसमें गेहूं 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 होने चाहिए। अगर हम चावल की बात करें तो उसमें चावल 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 होने चाहिए, तो उसे हम कहते हैं क्रॉप। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, एक बात आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है काफ़ी बड़ी है, और जब कंट्री बड़ी है तो उसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का क्लाइमेट होता है। क्लियर? हम अपने यहाँ देखते हैं कि जो क्लाइमेट है वो अलग अलग है। ठीक है? जैसे कि क्लाइमेट में टेम्परेचर अलग अलग होता है हमारे यहाँ। रेनफॉल अलग अलग होता है, कहीं पर रेनफॉल ज़्यादा होता है, कहीं रेनफॉल कम होता है। तो ये सब हमारे यहाँ डिफरेंसेस हैं अलग अलग स्टेट में और अलग अलग जगहों पर हमारी पूरी कंट्री में। अच्छा, इसका एक एडवांटेज भी है। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि हम अपने देश में कई तरह की खेती कर पाते हैं। बहुत सारी क्रॉप्स हम अपने देश में उगा पाते हैं। सपोज़ करो अगर एक छोटी कंट्री होती है हमारी और पूरे कंट्री में एक ही टाइप का टेम्परेचर होता। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ऐसी जो सिर्फ ठंडी रहती हैं या जो सिर्फ गर्म रहती हैं, तो उन कंट्रीज़ में आप वही क्रॉप उगा पाओगे। जैसे अगर कोई कंट्री ठंडी है तो उसमें आप वही क्रॉप उगा पाओगे जहाँ पर खेती के लिए ठंड की ज़रूरत हो। अगर कोई कंट्री बहुत गर्म है तो आप उसमें वो क्रॉप नहीं उगा पाओगे जहाँ पर ठंड की ज़रूरत हो, सिर्फ आप वहाँ गर्म वाली खेती कर पाओगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होता है कंट्री में, तो हम कई टाइप की क्रॉप अपने यहाँ उगा पाते हैं। लेकिन तब भी हमने अपने देश में जो खेती होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, खरीफ और रबी। ये आपको पता होना चाहिए कि खरीफ की क्रॉप क्या होती है और रबी की क्रॉप क्या होती है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है रेनी सीज़न। जब रेनी सीज़न में हम जो खेती करते हैं उन्हें हम कहते हैं खरीफ क्रॉप, और जो विंटर सीज़न में हम खेती करते हैं उन्हें हम कहते हैं रबी क्रॉप। हमारे यहाँ इंडिया में रेनी सीज़न लगभग जून टू सितंबर होता है, तो जून से सितंबर के बीच में जो हम खेती करते हैं वो खरीफ क्रॉप में आती हैं। और जो हमारे यहाँ विंटर सीज़न है वो अक्टूबर से शुरू होता है, लगभग अक्टूबर नवंबर से, और फरवरी मार्च तक रहता है, तो उस वक्त हम रबी की खेती करते हैं। अच्छा, ये हम रबी की खेती विंटर में करते हैं, खरीफ की खेती जून में करते हैं, तो इसके अंदर कुछ क्रॉप्स भी होंगी, जैसे पैडी, मेज़, सोयाबीन। ये क्रॉप खरीफ की हैं, इनको ज़रूरी है रेनी सीजन में करना। रबी में वीट, पी, मस्टर्ड, ये ज़रूरी है इनको विंटर में करना। ऐसा क्यों? हम पैडी को यहाँ क्यों नहीं कर सकते या वीट को हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? इसका एक रीज़न है। इन क्रॉप्स को, जो खरीफ की क्रॉप्स होती हैं, इनके लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। हमें ज़्यादा पानी चाहिए इनके लिए, तो इसलिए इन फसलों को हम कोशिश करते हैं कि रेनी सीज़न में उगाएं। क्लियर? जबकि इनके लिए ऐसा नहीं है, तो इसलिए इनको हम विंटर में उगाते हैं। ये है एक रीज़न। चलिए अब एक बात देखिए, जून से सितंबर ये हो गया, अक्टूबर से मार्च ये हो गया, बचे हुए महीनों में क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर कैलेंडर बनाऊँ, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जून से सितंबर में खरीफ हो गई। जून टू सितंबर
खरीफ हो गई। ओके, अब अक्टूबर टू मार्च रबी होनी है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च रबी हो गई। अब ये जो बचे हुए महीने हैं इसमें क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इन महीनों में हम क्या करेंगे? इन महीनों में हम अपने खेतों में सब्जियां उगाते हैं, वेजिटेबल्स। ठीक है, ये जो टाइम होता है इसमें हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स की खेती करते हैं। तो ये हमने पूरा अभी देखा क्या होती है क्रॉप और क्या होते हैं उसके सीज़न, क्यों हम कौन सी खेती कब करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इस खेती को करने के हमने कुछ स्टेप्स बना रखे हैं, और ये स्टेप्स कोई देख कर नहीं बनाएगा, ये बहुत ही जनरल स्टेप हैं। आप भी अगर अपने घर में एक पेड़ उगाओगे तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करोगे। आपको एक अपने घर में पेड़ उगाना है तो आप पहले क्या करोगे, कोई भी एक छोटा सा पेड़ उगाना है, आपने बहुत सारे पेड़ अपने घर में देखे भी होंगे, उगाए भी होंगे। तो उसमें आपको क्या करना होता है, जब आपको कोई पेड़ उगाना है अपने घर में, तो सबसे पहले आप मिट्टी तैयार करते हो, फिर उसका बीज डालते हो, फिर उसमें जो जो ज़रूरत है वो चीज़ें डालते हो, उसको पानी देते हो और कोशिश करते हो कि उसके साथ और इधर उधर के पेड़ ना उगें। फिर उसको आप अगर उससे कुछ मिलने वाला है, जैसे आपने कोई ऐसा पेड़ उगाया, कोई उससे फल मिलने वाला है या कोई फूल मिलने वाला है, तो उसको लेते हो, फिर उसको स्टोर करके रखते हो। यही स्टेप्स होते हैं एक घर में छोटा सा पेड़ उगाने के। यही स्टेप हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बेस्ट, यानी जो हम एग्रीकल्चर करते हैं उसकी बेस्ट प्रैक्टिस भी इन्हीं स्टेप्स में होती है। ये सारे स्टेप्स यहाँ पर हैं। पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कैसे होती है। फिर सोइंग, बीज बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये 7 स्टेप हैं। ये सातों स्टेप के नाम आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, और समझने के लिए आप अभी देखें, आगे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा ये सातों स्टेप क्या होते हैं, लेकिन नाम आपको इनके याद करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमारा जो खेत है उसकी सॉइल को हम लूज़ करते हैं। क्या करते हैं, उसको लूज़ करते हैं और हम उसको टर्न करते हैं, पलटते हैं। जो सॉइल है उसको पलटा जाता है, उसको लूज़ किया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है जो ये कर रहे हैं हम? इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जब हम अपना कोई भी इसमें क्रॉप पैदा करने वाले हैं तो जो वो ज़मीन होगी इसके अंदर उसकी जो जड़ें होंगी वो ज़्यादा अंदर तक जा पाएंगी। ये इसका फ़ायदा होगा हमें सॉइल को लूज़ करने का। और फ़ायदा क्या होगा सॉइल को लूज़ करने का? इसमें अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स ये ज़्यादा पैदा होंगे। ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गाई, ये सब, ये कुछ फार्मर के फ्रेंड होते हैं। कुछ नहीं भी होते, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फार्मर के फ्रेंड होते हैं। अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स वो सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएंगे अगर हमारी जो मिट्टी है वो थोड़ी सी ढीली होगी। अच्छा, और इनके होने से क्या होगा? अच्छा, ये हो तो रहे हैं, लेकिन इनके फ़ायदा क्या है? ये हमारी सॉइल में ह्यूमस ऐड करेंगे। नाउ व्हाट इज़ ह्यूमस? ह्यूमस मतलब क्या होता है? ह्यूमस मतलब जो प्लांट होते हैं और जो एनिमल होते हैं छोटे छोटे जो डेड हो जाते हैं ना, उससे सॉइल में ह्यूमस बनता है जो कि हमारी सॉइल के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये वो ऐड करते हैं। अब ये सब ऐड होने से हमारी सॉइल में न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाएगा। जो हमारी सॉइल है वो ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली हो जाएगी, तो हमारी क्रॉप अच्छी होगी। तो पहला स्टेप हमारा सॉइल को प्रिपेयर करने का ये हो गया। अच्छा, अब इसके लिए लेकिन हमारी सॉइल अच्छी तो हो गई, पर ये प्रोसेस होगा कैसे और इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या? इसे हम कहते हैं टिलिंग या प्लगिंग। ठीक है, टिलिंग और प्लगिंग का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग एंड प्लगिंग। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जो हम प्रोसेस अभी समझ रहे थे कि हमें सॉइल को टर्न करना है, लूज करना है, इसी प्रोसेस को टाइलिंग और प्लगिंग कहा जाता है। ओके, इसके लिए हमारे पास कुछ हमारे इक्विपमेंट्स भी हैं, प्लग, हो और कल्टीवेटर।
इन तीन की मदद से, इन तीन की हेल्प से हम अपना ये वाला स्टेप पूरा कर पाते हैं। ठीक है। प्लग क्या होता है, एक लकड़ी का ऐसा हैंडल होता है और जिसके अंदर इस टाइप का एक पैना सा नीचे ये होता है। अब जब इसको हम आगे की तरफ, यहाँ ये जो हमारी सॉइल है ये इसको खोदता है। जब इसको आप आगे लेके जाते हो तो ये मिट्टी को पलटता हुआ आगे चलता है, तो इससे जो हमारी सॉइल है वो लूज हो जाती है। हो क्या होता है, हो एक आपने अपने घरों में भी देखा होगा, एक फावड़ा टाइप का होता है। ओके, ये आयरन का होता है और ये हैंडल है इसका, ये भी हम इसके भी हेल्प से मिट्टी को खोद पाते हैं। ओके, अच्छा लास्ट कल्टीवेटर। ये दोनों मैनुअल हो गए। इनको करने के लिए हमें अपनी मेहनत करनी पड़ती है, हमें अपनी खुद की मेहनत से ही चलाने पड़ेंगे। लेकिन कल्टीवेटर क्या होता है, ये मॉडर्न टेक्निक है। एक ट्रैक्टर की मदद से हम ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है कल्टीवेटर, उसमें बहुत सारे ऐसे पैने ऐसे ये लगे होते हैं, तो ये मिट्टी को खोदते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये तीन हमारे पास इक्विपमेंट हैं, इनकी मदद से हम अपने सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारा सॉइल इसका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का पहला स्टेप हो गया। अब आपकी मिट्टी तैयार हो गई, अब आपको इसके अंदर बीज डालना है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकती है। सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकती है, तो उसके लिए कभी कभी हम पानी भी उसमें पहले डाल देते हैं। मतलब ये हमने प्लगिंग करनी है, जो हम प्लगिंग करने जा रहे हैं, खेत को प्लग करने से पहले कभी कभी उसमें पानी भी ऐड किया जाता है। और अगर आपकी सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ख़राब है, न्यूट्रिशन वैल्यू का मतलब जो ये हम अभी बता रहे थे कि ह्यूमस ऐड होता है, अर्थवॉर्म ऐड होते हैं, न्यूट्रिशन बढ़ता है, अगर ये बहुत ज़्यादा ख़राब है तो कभी कभी हम इसमें मैन्योर भी डाल देते हैं। मैन्योर क्या होता है आगे समझ में आएगा। मैन्योर क्या होता है, खाद होता है बेसिकली मैन्योर। मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा स्टेप 3 में। लेकिन हम इसमें कभी कभी, अभी बस अब आप इतना समझो कि हम इसमें कभी कभी मैन्योर भी डाल देते हैं, जिससे कि हमारी सॉइल में वो मिक्स अच्छे से हो जाए। अगर हम इस वक्त यहाँ मैन्योर डाल देंगे तो क्या होगा, जब ये पलट रहा होगा खेत की मिट्टी को कल्टीवेटर या फिर प्लग या हो, तो उस वक्त मैन्योर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो ये आपका पूरा पहला स्टेप है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। चलिए, अब हमारा अगला स्टेप है सोइंग। सोइंग का हिंदी में मतलब है बीज का बोया जाना। बस सिंपल, बीज को जो हम बोते हैं उसे हम कहते हैं सोइंग। लेकिन बीज बोने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि जो आप बीज बो रहे हो वो जो सीड है आपका, वेदर इट इज़ गुड और नॉट। कुछ भी मार्केट से खरीद रहे हो तो पहले चेक करोगे ना अच्छा है कि बुरा है। मैंगो लेने जा रहे हो तो पहले ये चेक करना होगा कि मैंगो अच्छे हैं बुरे, ख़राब मैंगो तो कोई लेगा नहीं। तो उसी तरह से जब हम बीज बोने जा रहे हैं तो उससे पहले बीज की जो क्वालिटी है उसको टेस्ट करना होगा। तो बीज की क्वालिटी टेस्ट करने का एक बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका है, आप पानी लो और इसके अंदर आप अपने सारे जो बीज हैं उनको डाल दो। ओके, ये वाटर हो गया और ये सीड। अब देखो, जो सीड है ना, कुछ सीड पानी के अंदर बैठ गई और कुछ सीड ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो अगर सीड फ्लोट कर रहा है तो वो सीड जो है वो खराब है। अगर सीड फ्लोट कर रहा है तो वो बैड है। रीज़न ये है कि अगर सीड जो बीज है वो खोखला होगा, होलो होगा अंदर से, तो ऑब्वियसली वो फ्लोट करेगा। और वो होलो कब होगा, जब उसको जर्म्स और बैक्टीरिया अंदर से खोखला कर देंगे तो वो होलो हो जाएगा और वो तैरेगा। तो अगर कोई बीज तैर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो खोखला हो गया है, वो होलो है और वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप अपने सीड को पहचान सकते हो। अब सीड को पहचान लिया तो उसके बाद उसको हम खेत में डालेंगे। खेत में डालने के लिए हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, और अब हम नया टेक्निक है सीड ड्रिल, इसका भी यूज़ करते हैं। देखो, समझते हैं ट्रेडिशनल टूल क्या होता है। जो मैंने आपको ही पीछे बताया था ना,
जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, प्लग था, हो था, तो जो प्लग था जब उससे हम अपने खेत को खोद रहे थे तो उसी वक्त एक फनल के थ्रू हम एक यहाँ पर फनल के थ्रू बीजों को खेत में डाल रहे थे। उसी के थ्रू हम बीजों को खेत में डाल सकते हैं। ये फनल में यहाँ से हमने ऊपर से बीज डाला और ये धीमे धीमे हम आगे बढ़ते गए और वो खेत में बीज अंदर पहुँच गया। सीड ड्रिल क्या होता है? जो ट्रेडिशनल टूल के अलावा दूसरा है सीड ड्रिल, वो क्या है? अभी हमने पीछे देखा कल्टीवेटर, तो जब कल्टीवेटर खेत को खोद रहा था उसी वक्त वहाँ पर उसमें भी हमने ऐसे ही एक फनल लगाया हुआ था जिसमें कि सीड ऑटोमेटिक नीचे जा रहे थे। सीड ये मिट्टी के अंदर ही चल रहा था, ऑटोमेटिक नीचे जा रहे थे और ये आगे बढ़ता जा रहा था। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है सीड ड्रिल से हमें बीज डालने का? कि इससे इक्वल डिस्टेंस पर आपके सीड पहुँचते हैं। सीड जो होते हैं ना वो इक्वल डिस्टेंस पर पहुँचते हैं। ऑब्वियसली मशीन से कोई काम कर रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा हमारे हाथ से करने के बजाय। हाथ से करेंगे तो हो सकता है कोई बीज पास पड़े, कोई थोड़ा दूर पड़े, लेकिन जब सीड ड्रिल से करेंगे तो वो सारे बीज इक्वल डिस्टेंस पर पहुँचेंगे। सीड के इक्वल डिस्टेंस पर पहुँचने से क्या फ़ायदा होगा कि सभी सीड्स को बराबर सनलाइट मिलेगी, बराबर पानी मिलेगा और जो भी हम चीज़ें उनको देंगे उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए वो सब बराबर मिलेगा। तो ये आपका सोइंग कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब आपका बीज बोया जा चुका है। बीज बोने के बाद अब ज़रूरी है उसमें उसको फूड देना, उसका फूड देना। आपको भी चलने के लिए खाने की ज़रूरत है। उसी तरह से अब हम इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। यहाँ आप समझोगे मैन्योर क्या होता है, जो हमने पीछे अभी देखा था ना। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द सब्सटेंसेज विच आर एडिड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे कि प्लांट की हेल्दी ग्रोथ हम इंश्योर करते हैं। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हम सॉइल में ऐड करते हैं जिससे कि हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे प्लांट की हेल्थ अच्छी हो। इसे हम कहते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब मैं आपको दोनों समझा देता हूँ ये दोनों होते क्या हैं। जो मैन्योर होते हैं ये बेसिकली नेचुरल होते हैं। मैन्योर मतलब हिंदी भाषा में खाद, डेड प्लांट्स और एनिमल्स उनका खाद वो होता है मैन्योर। तो ये नेचुरल होता है पहली बात, और ये सीधे खेत में बनाया जाता है और इससे ह्यूमस मिलता है। ह्यूमस बताया था पीछे भी मैंने आपको, नेचुरल होता है, सीधे खेत में बनता है और इससे ह्यूमस मिलता है। लेकिन क्योंकि ये कुछ डेडिकेटेडली नहीं बनाया जाता किसी चीज़ के लिए, ये नेचुरली बनता है, तो ये थोड़ा सा इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, लेस रिच। वहीं अगर मैं फर्टिलाइज़र बात करूं तो ये मैनमेड होते हैं, ये नेचुरल नहीं होते, ये मैनमेड होते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं। ओके। और लेकिन इसका एक एडवांटेज क्या है कि बहुत रिच होते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू में। क्लियर? क्योंकि जो फर्टिलाइज़र हम ऐड करते हैं वो हम किसी एक चीज़ के लिए ऐड कर रहे होते हैं। ओके, जैसे हम नाइट्रोजन के लिए ऐड कर रहे हैं तो नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हैं तो उससे नाइट्रोजन अच्छी मिलेगी, इस तरह से। लेकिन इसका एक नुकसान है कि ये ह्यूमस नहीं देते, डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस। इससे ह्यूमस नहीं मिलता हमारी क्रॉप को। फर्टिलाइज़र के एग्जाम्पल क्या है? यूरिया, एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एनपीके। ओके। अच्छा, ये हम ऐड कर क्यों रहे हैं? ये सब हमें करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये सब हमें करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो हमारा खेत होता है हम उसमें क्रॉप, फिर अगली क्रॉप, फिर अगली क्रॉप, हम यही करते हैं ना। हम उसको कोई रेस्ट तो देते नहीं है। क्रॉप, फिर अगले सीज़न में एक और क्रॉप, फिर अगले सीज़न में एक और क्रॉप, फिर अगले सीज़न में एक और क्रॉप। तो जो खेत है, जो उसकी सॉइल है, उसकी पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ठीक है। सॉइल की लेयर्स हैं, ये सॉइल की लेयर 1, लेयर 2, फिर लेयर 3। जो हमारा जो क्रॉप होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बस यही लेयर तक रहता है। तो ये पूरी लेयर की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। इसको थोड़ा सा बचाने के लिए हम उसको प्लग करते हैं, इस मिट्टी को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। इसकी भी न्यूट्रिशन वैल्यू फिर धीमे धीमे ख़त्म हो जाती है। तो अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करने से क्या होता है, इसको न्यूट्रिशन वैल्यू वापस मिलती है। ठीक है। लेकिन इसके लिए हमारे पास ये मैन्योर तो ठीक है, लेकिन फर्टिलाइज़र हार्मफुल है। इससे वाटर पोल्यूशन होता है। इससे मेन जो इसका डिसएडवांटेज है वो है वाटर पोल्यूशन।
तो मैन्योर तो चलेगा, लेकिन फर्टिलाइज़र इतना हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अब फिर किसान बोल सकता है कि फिर मैं क्या करूं, अगर मैं वाटर पॉल्यूशन की चिंता करूंगा तो मेरी खेती कैसे होगी। तो उसके लिए हम कुछ टाइम के लिए खेत को छोड़ सकते हैं अनकल्टिवेटेड। हम खेत को अनकल्टिवेटेड छोड़ दें थोड़े समय के लिए, तो हो सकता है उससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वापस आए सॉइल की। ठीक है, आपको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है ना, आप रेस्ट करोगे तो आपके अंदर एनर्जी दोबारा अपने आप आ जाएगी, आपको ज़रूरत नहीं है कुछ अलग से एनर्जी के लिए लेने की। इसी तरह से सॉइल है, अगर उसको हम एक सीज़न का रेस्ट दे देंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू फिर से वापस आ जाएगी। एक ये तरीका है। एक तरीका है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, एक तरीका क्या हो गया, अनकल्टिवेटेड छोड़ दो उसको। दूसरा तरीका है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या करेगा, क्रॉप रोटेशन ये करेगा, ये टेक्निक नॉर्थ इंडिया में यूज़ भी की गई है। क्रॉप रोटेशन क्या करेगा, एक सीज़न में आप ऐसी खेती करो जिसको कुछ और न्यूट्रिशन चाहिए, अगले सीज़न में आप ऐसी खेती करो जिसको कुछ और न्यूट्रिशन चाहिए। तो सॉइल जो है वो अगर पिछले सीज़न में उसने जो न्यूट्रिशन अपने यूज़ किए हैं वो अगले सीज़न में यूज़ नहीं कर रही है, तो वो वाले सीज़न दोबारा से बना लेगी। इस तरह से इसका फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें क्या यूज़ किया गया था, लेग्यूम्स की खेती की गई थी। किसकी, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या होते हैं, बीन्स, सोयाबीन, पी, टैमरिंड, टैमरिंड मतलब इमली, तो इन सब की खेती की गई थी। तो इससे क्या हुआ, एक सीज़न में इससे नाइट्रोजन इनकी रूट से ज़्यादा निकलती है, तो इनकी रूट से नाइट्रोजन निकली और फिर उस नाइट्रोजन से नाइट्रोजन फिक्स हो गई सॉइल की। तो अगले सीज़न में आपने वो खेती करी जिसमें आपको नाइट्रोजन चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन थी ना एनपीके में, तो आपको ये डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने लेग्यूम्स की खेती पिछले सीज़न में की है तो ऑलरेडी नाइट्रोजन होगी सॉइल में। तो ये एक तरीका है। तो दो तरीके हैं, या तो उसको रेस्ट दो, अनकल्टिवेटेड रखो, या क्रॉप रोटेशन करो। ओके, तो ये आपका ऐड हो चुका है। अब आप अपने खेत में बीज डाल चुके हो, फर्टिलाइज़र डाल चुके हो, मैन्योर डाल चुके हो, लेकिन पानी की ज़रूरत तो अभी भी है ना, पानी तो अभी तक नहीं डाला। तो अब आता है नेक्स्ट स्टेप, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब, इरिगेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल। एट रेगुलर इंटरवल, ऐसा नहीं है कि पानी दे दिया तो कभी दे दिया, ज़्यादा दे दिया फिर नहीं दिया, ऐसा नहीं। पानी देना होगा रेगुलर इंटरवल पर, उसे कहते हैं इरिगेशन। आपको भी रेगुलर इंटरवल पर खाना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं कि आपने एक बार में बहुत सारा खाना खा लिया, आप 2-3 दिन खाना नहीं खाओगे, ये तो, इससे तो नहीं होगा ना कुछ फ़ायदा। खाने का टाइम होता है, उसी टाइम पे खाना खाओगे तभी शरीर को अच्छा फ़ायदा होगा। इसी तरह इरिगेशन है, रेगुलर इंटरवल पर आपको क्रॉप को सप्लाई करनी होगी। इसके लिए हमारे पास क्या क्या हमें ज़रूरत हो सकती है, वेल्स, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, कैनाल, ये सब होते हैं पानी की सप्लाई के लिए। अब इसके दो मेथड हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड को पहले देखते हैं, मोट, चेन पंप, ढेकली, राहत, ये हमारे पास पुराने मेथड हैं। ये अभी नए मेथड हैं, मॉडर्न मेथड। मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड अभी समझाता हूँ, उससे पहले मैं आपको ये मॉडर्न मेथड समझा दूँ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके सिर्फ नाम आपको याद होने चाहिए। समझाऊंगा मैं चारों क्या होते हैं, लेकिन ये आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या करता है, अगर खेत हमारा इस टाइप का है कि वहाँ पर पानी बराबर बराबर नहीं पहुँचेगा, मतलब ऐसा ऊंचा नीचा खेत है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्प्रिंकलर यूज़ करेंगे। स्प्रिंकलर होगा इस तरह से, वो पानी पूरे खेत में स्प्रिंकल करेगा, फुब्बारे की तरह डालेगा, तो इससे हर हमारे प्लांट को बराबर पानी पहुँचेगा। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, जो खेत है, क्रॉप है, इसके बिल्कुल रूट पर एक ड्रिप लगा रखी होती है, एकदम रूट पर, जिससे कि एक एक बूंद पानी गिरता है। ठीक है, ड्रॉप, एक एक ड्रॉप पानी गिरता है, वो ड्रिप सिस्टम होता है। ये दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए। जहाँ पर आपके पास पानी की कमी है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है मेथड। चलिए अब देखते हैं मोटर पुली सिस्टम और चेन पंप, ढेकली एंड राहत। ये सिस्टम बड़े पुराने हैं और अब ऑब्सोलेट हो चुके हैं, अब हट चुके हैं, अब इनका यूज़ नहीं किया जाता है, तो इनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। मोट सिस्टम क्या होता है, एक कुआं होता है, इसके अंदर से पानी भर के बाल्टी से निकाला जाता है और फिर वो खेत में डाला जाता है। चेन पंप क्या होता है, एक व्हील के ऊपर चेन लगी होती है, जिसमें कि 2-3 बाल्टियाँ हम एक साथ लगा देते हैं और वो ऑटोमेटिकली चेन से घूम रही होती है और पानी खेत में पहुंच रहा होता है। ओके,
ढेकली क्या होता है, एक कुआं है, यहाँ पर एक डंडा, इस पर एक पत्थर बांधा हुआ है, इसमें बाल्टी है। तो जब पत्थर की हेल्प से हम ये बाल्टी अंदर करते हैं और फिर इसको पत्थर की हेल्प से बाल्टी को हम ऊपर करते हैं, जब पानी बाहर आ जाता है तो इससे हम खेत में पानी डालते हैं। ठीक है। राहत सिस्टम क्या होता है, एक राहत सिस्टम में एक व्हील होता है बहुत बड़ा, जिसमें कि बहुत सारी बकेट्स लगी होती हैं, और इसको किसी एनिमल की हेल्प से व्हील को घुमाया जाता है। ये आधा पानी में होता है, यहाँ से बाल्टी भरी और यहाँ पर फिर उसने खेत में डाल दी, भरी फिर खेत में डाल दी। इसको कोई बुल या कोई एनिमल, कैमल, ये सब इसको घुमाते हैं। चलिए अब हम अपना आगे स्टेप देखते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब हम खेत में अपनी कोई फसल पैदा कर रहे होते हैं तो हो सकता है कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स उसमें पैदा हो जाएं। इसमें लिखा हुआ है अनडिज़ायरेबल, इन्हें कहते हैं वीड्स। अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जिनकी हमें खेत में ज़रूरत नहीं है लेकिन तब भी पैदा हो गए। अब अगर ऐसे प्लांट खेत में पैदा हो गए हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो ऑब्वियसली जो हम मैन्योर डालेंगे उसका भी यूज़ करेंगे, जो हम पानी देंगे उसका भी यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ों का वो यूज़ करेंगे। तो अगर उनका यूज़ ये प्लांट करेंगे तो हमारे जो प्लांट्स जिनकी हमें ज़रूरत है, जो हमारी क्रॉप है, उसको वैल्यू कम होगी, उसको कम चीज़ें पहुँचेंगी। तो इसलिए इनका खेत से हटना ज़रूरी होता है। इसी को कहते हैं वीडिंग। इनका हटना, रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ वीडिंग। इसके कई तरीके हैं। आप मैनुअली कर सकते हैं इसको, जो आप इनको एक करके काट सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, या फिर वीडीसाइड्स यूज़ कर सकते हैं। वीडीसाइड्स क्या होता है, केमिकल होते हैं जो हम खेत में डालते हैं जिससे कि सारे जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं ये मर जाते हैं। लेकिन वीडीसाइड्स यूज़ करते वक्त फार्मर को ध्यान रखना चाहिए कि ये उनकी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है, तो प्रॉपर ग्लव्स और मास्क वगैरह लगा के ही इनका यूज़ करना चाहिए। अब आपकी क्रॉप रेडी है, अब उसका हार्वेस्टिंग का टाइम है, मतलब कटने का टाइम है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमारी क्रॉप रेडी है तो उसको हम सिकल से काट सकते हैं। एक ऐसा होता है ना सिकल, इस टाइप का, यहाँ हैंडल है उसका, यहाँ से पकड़ा जाता है, इससे आप काट सकते हो। हार्वेस्टर से काट सकते हो। तो जब आपकी खेत में से सारी क्रॉप कट जाती है उसके बाद उसकी थ्रेशिंग भी की जाती है। व्हाट इज़ थ्रेशिंग? थ्रेशिंग का मतलब होता है जो बीज है वो अपने कवर से बाहर आना चाहिए। सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम शाफ्ट। ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, विनोइंग करते हैं। विनोइंग एक टेक्निक है जिससे कि हमारा जो सीड है वो शाफ्ट से बाहर आता है, तभी तो वो सीड यूज़ होगा आगे आपके काम के लिए। पूरा पेड़ तो आपको नहीं चाहिए ना, तो वो मेथड होता है विनोइंग, जैसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। ये आपकी अब फसल कट चुकी है। फसल कटने के बाद लास्ट उसका स्टेप है स्टोरेज। ऑब्वियसली फसल कट गई है तो कहीं स्टोर भी करनी पड़ेगी, तो अब लास्ट स्टेप उसका होता है स्टोरेज। स्टोरेज में आप क्या करोगे, आपकी जो फसल है उसको कहीं स्टोर करोगे। क्यों? जिससे कि वो जर्म्स एंड बैक्टीरिया से बचा सको उसको। ओके, तो उसे हम स्टोर करके रखते हैं। ये आपके वो सारे स्टेप हैं जो हमने 7 स्टेप पढ़े थे। यहाँ आपकी पूरा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ख़त्म होता है। एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूँ, फूड फ्रॉम एनिमल। सिर्फ प्लांट से ही नहीं हमें अपना भोजन मिलता, हमें अपना भोजन एनिमल से भी मिलता है। और एनिमल से भोजन मिलने के लिए जो हम, जैसे हम क्रॉप से भोजन, प्लांट से भोजन मिलने के लिए हम क्रॉप उगाते हैं, उसे क्रॉप कहते हैं। बहुत सारे सेम टाइप के प्लांट्स को एक जगह लगाना क्रॉप है। उसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स को एक जगह रखना एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। ओके, हमें क्या क्या फूड मिल सकते हैं एनिमल से? मिल्क मिलता है, बटर, ये सब हमें एनिमल से मिलता है। कुछ प्लेसेस पर लोग फ़िश भी कंज्यूम करते हैं, फ़िश भी खाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर फ़िश फॉर्म होता है, तो फ़िश भी लोग खाते हैं। तो हमें अपना फूड एनिमल से भी मिलता है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने सारी इसमें प्रैक्टिसेस देखी, कैसे हम क्रॉप को अपना अच्छा बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अच्छे से चैप्टर को समझें, और अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप मुझसे कमेंट में कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।